इससे पहले वाली क्लास में हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न को कर लिया था। अब हम आगे अति लघु गुणात्मक प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पहली प्रश्नावली का 11वां प्रश्न दे रखा है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कथन लिखो। तो अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है यानी जो फंडामेंटल थ्योरम है, ये थ्योरम कहती है कि प्रत्येक आपकी है वो संयुक्त संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। यानी संयुक्त संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या किया जा सकता है, आपके लिखा जा सकता है। गुणनखंडों के रूप में जैसे मैं एक संख्या की बात करता हूँ, एक संख्या लिखी मैंने जैसे आपकी 15, तो 15 को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकता हूँ जैसे 3 गुणा 5। जैसे मैंने एक दूसरी संख्या ली आपके 99, तो 99 को मैं अभाज्य गुणनखंडों के रूप में 3 गुणा 3 गुणा 11 लिख सकता हूँ। यानी आधारभूत प्रमेय ये कहता है कि प्रत्येक संयुक्त संख्याओं को हम बोलते हैं भाज्य संख्या भी कहते हैं। प्रत्येक संयुक्त संख्या भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे एक कोई संख्या लिखी मैंने, 7, तो 7 को तो मैं अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में जैसे मैं लिखता हूँ 7 गुणा 1, लेकिन 7 तो आपकी अभाज्य संख्या है, लेकिन 1 आपकी न तो अभाज्य संख्या न भाज्य संख्या, यानी 7 आपकी कंपोजिट नंबर नहीं है। अगर ये आपकी संयुक्त संख्या या अभाज्य संख्या होती तो इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। यानी संयुक्त संख्या वह संख्या होती है जिसमें एक वह उस संख्या के अलावा कम से कम एक दूसरी संख्या से विभाजित हो। जैसे मैं बात करता हूँ कि 12 है, 12 जैसे 1 से विभाजित है, और 12 के अलावा ये किससे विभाजित है, ये 2 से विभाजित है, 3 से है, 4 से है और 6 से है। इसके तो 4 गुणनखंड हो रहे हैं, लेकिन एक और स्वयं के अलावा अगर एक गुणनखंड भी मिल जाए तो वह संख्या आपकी क्या होती है, संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या होती है। इसके बाद हम सवाल नंबर 12 देखते हैं। सवाल नंबर 12 है कि आपका दे रखा है 7429 है, इसको आपको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो इसमें हम देखते हैं कि 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा है। 3 का भाग कैसे चेक करेंगे, अगर दी गई संख्या है उसको हम ऐड कर लेते हैं, और अगर उसमें जोड़े गए में 3 का भाग जा रहा है तो संख्या में 3 का भाग जाएगा। 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 हो गए आपके 22, 22 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, 5 का भी नहीं जा रहा है। इसमें आपका डायरेक्ट भाग जाएगा आपके 17 का। तो 17 का भाग जाएगा इसमें 4 बार यानी 68। तो 68 74 में से 68 घटाया तो पीछे रहा आपके 6, फिर भाग गया यानी भाग जाएगा पहले 4 बार। अब इसमें भाग कितनी बार जाएगा, 70 थी 51, 51 में भाग कितनी बार जा रहे हैं, 11 बार। पीछे बचा यानी 11, अब आ गया 9। अब इसमें 17 का भाग कितनी बार जा रहे हैं, 119, 119 का भाग चेक करें तो 7 49। अब इसमें भाग जा रहे हैं 7 बार 49। अब इसमें भाग देंगे सब, वो 17 का नहीं जाएगा, इसमें भाग जा रहा है आपके 19 का। तो 19 का भाग कितने जाएगा, 19 का कितनी बार जा रहा है, 2 बार जाएगा। 38 घटाए तो ये बचा 5, और 57 में भाग जाएगा 3 बार, और फिर इसमें भाग जा रहा है 23 का, तो ये कितनी बार जा रहा है, 1 बार। यानी इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लेंगे, कि इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे हम 7429 को लिखेंगे हम 17 गुणा 19 और गुणा में होगा आपके 23। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड का रूप। आगे प्रश्न नंबर 13 देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 56 और 224 का
कटा हुआ है शायद मैस है वो ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा करना है। तो सबसे पहले 56 का करो। 56 में सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग जा रहा है इसमें 28 बार, 28 में 2 का भाग जा रहा है आपका 14 बार, 14 में आपका 2 का भाग दें तो 14 में 2 का भाग जाएगा आपके 7 बार, और 7 में 7 का भाग कितने बार जा रहा है 1 बार। तो इसमें अब आगे चेक करते हैं 224 का। तो 224 2 to 4 की बात करें तो इसमें 2 का भाग जा रहे हैं, 2 का भाग जाएगा इसमें 112 112 बार, 112 में फिर 2 का भाग जा रहा है, इकाई अंक सम है यानी 2 का भाग जा रहा है, इसमें जाएगा 5 और ये गया 56 बार। अब इसमें फिर 2 का भाग जा रहा है तो ये जाएगा 28 बार, और 28 में आगे सेम ये 2 का भाग जा रहा है तो ये हो गया आपके 14 बार, और 14 में 2 का भाग जा रहा है आपके 7 बार, और 7 में 7 का भाग जा रहा है आपके 1 बार। तो अब जो संख्या दोनों में कॉमन आ रही है उसका मल्टीप्लिकेशन क्या HCF होगा, 1 2 है, 1 2 है। तो इसमें HCF की बात करूँ तो 1 तो आ जाएगा 2 गुणा 1 2 यहाँ पे आ रहा है, 1 2 यहाँ पे है तो ये भी हो जाएगा गुणा में 2। इसके बाद 1 2 यहाँ पे है और 1 2 और है यहाँ पे तो ये गुणा 2। इसके बाद 1 7 है और 1 7 यहाँ पे 1 2 गुणा हो जाएगा 7, इनका गुणा करो, 2 का 2 से 4, 4 का 2 से 8, और 8 का 7 से गुणा हो जाएगा आपका 56। तो इसका HCF कितना होगा, HCF आपका 56 होगा, यानी इसका उत्तर कितना होगा अभाज्य गुणनखंड विधि। और इसका HCF की बात करें 56 क्या होगा आपका मैसेप है। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 कहता है कि 12 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF LCM दोनों ज्ञात करो। तो अलग अलग करते हैं। सबसे पहले 12 की बात करें तो 2 का भाग जाएगा इसमें 6 बार, इसमें 2 का भाग जाएगा इसमें 3 बार, और 3 का 3 में भाग जाएगा आपका 1 बार। इसके बाद हम चेक करते हैं अगला 15 का। तो 15 की बात करें तो इसमें 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा 5 बार, और 5 का 5 में 1 बार। अगला संख्या दे रखी है आपके 21। तो 21 में भाग जाएगा 3 का जाएगा 7 बार, और 7 में 7 का भाग जाएगा 1 बार। अब जो संख्या तीनों में कॉमन आ रही है वो HCF है। यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा आपके 3। अब HCF 3 हो जाएगा। अब बात करते हैं LCM की। LCM यानी आपको सारा लेना है, यानी 1 लिख दिया, 2 गुणा में 2 और गुणा में 2। इसके बाद जो कॉमन है वो उसके नीचे, यानी इसमें इसको लिख ये हो गया 3 गुणा 5, और जो आपका 21 है उसको लिखा 3 गुणा 7, 3 गुणा 7 है तो इस सारों का गुणा करो, 2 का 2 से 4, यानी 4 गुणा में 3 गुणा में 5 और गुणा में क्या हो जाएगा 7। 4 गुणा 3 गुणा 7 यानी 4 का 3 से 12, 12 का 5 से 60, और 60 का ये गुणा हो जाएगा आपका 420, यानी इसका आएगा उत्तर आपके LCM तो आएगा 420, और जो आपका HCF है वो आएगा आपके 3। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 5005 है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। तो व्यक्त करना है इसको 5005, तो इसमें भाग जा रहा है 5 का भाग जाएगा 1001। अब इसमें किसका भाग जा रहा है 5005 में 11 का भाग देखें तो 11 का भाग जाएगा इसमें 9 21, 11 का भी नहीं जा रहा है। इसमें भाग देखें अगर 13 का भाग चेक करें तो 13 का हो जाएगा 91। 9 सही है, इसमें 13 का भाग जा रहा है तो इसमें 13 का भाग दें तो 13 का भाग चेक करें, 13 का भाग जाएगा 13 7
9 का चेक करें तो पहले 9 का 1 10 9 का नहीं 13 का ही जा रहा है। 13 का भाग 7 हुआ 91, पीछे बचा 9, फिर आएगा 9 यानी 91 7। एक बार वो इसको वापस करके देखते हैं। ये आपका है 5005। इसमें भाग जाएगा सबसे पहले 5 का, तो ये जाएगा 1000 एक बार। अब इसमें भाग 5 7 का जाए, 7 का देखें तो 7 का भाग जाएगा इसमें 1 30 28, इसमें 7 का भाग जा रहा है तो 7 का भाग जाएगा इसमें एक बार। 7 पीछे बचा 3 28 4 वापस 3 और। अब इसमें भाग किसका जा रहा है 9 का जा रहा है। 9 का भाग देखें तो 9 का नहीं, इसमें 11 का देखें। अब इसमें 11 का भाग जा रहा है तो 11 का भाग 1 और 3। अब भाग जा रहा है 13 का, तो 13 का 13 में जाएगा एक बार। तो इसके फैक्टर्स कितने, अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, ये हो गए 5 गुणा में 7 गुणा में 11 गुणा में क्या हो गया 13। अब एक तो पूछे इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। दूसरा प्रश्न इसमें पूछे इसमें अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग कितना है। जैसे प्रश्न आ जाए इस प्रश्न में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग कितना है, तो घातों का योग देखें तो इनकी घातें सारों की 1 1 है, 5 की घात एक साथ, यानी इसकी घातों का योग कितना हो गया 1 + 1 + 1 + 1, टोटल कितना हो गया 4। आगे देखते हैं। अगला 16वां प्रश्न दे रखा है संख्याओं 337 और 54 विधि से एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि एलसीएम गुणा एचसीएफ, यानी हमने एक सूत्र देखा है। सूत्र क्या है कि एचसीएफ गुणा में आपका एलसीएम होता है, ये आपका होता है दोनों पहली संख्या इंटू में क्या होता है दूसरी संख्या। पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या। तो इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। इसके बाद पहली संख्या 337 और 54 है, बराबर करना है। इस प्रश्न का आप आंसर वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।